जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के हिंदी के प्रश्न पत्र तथा अन्य सभी परीक्षाओं में जो हिंदी पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और आगे भी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इसलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में एक काव्य दिया गया है, काव्यांश यानी पद्यांश, और इस पद्यांश को पढ़ने के बाद इस पर आधारित 5 सवाल है जिसको हमको हल करना है। बहुत ध्यान से पद्यांश को पढ़ेंगे हम। नदी के उस पार जाने को मेरा बहुत मन करता है माँ, वहाँ कतार में बधी हैं नावें, नाले नहीं नावें हैं, ये नावें हैं, ये नावें हैं बांस की खूंटियों से। उसी रास्ते दूर दूर जाते हैं किसान, हल जोतने कंधों पर हल रखे। रंभाते हुए गाय बैल तैर कर जाते हैं उस पार घास चरने। शाम को जब वे लौटते हैं घर, ऊंची ऊंची घास में छिपकर हुक्के हो करते हैं सियार। माँ तू बुरा न माने तो बड़ा होकर मैं नाव खेने वाला एक नाविक बनूंगा। ये कवि ने यानी लेखक ने ये बात लिख दी है। अब इस पर आधारित 5 सवाल है, आइए प्रश्न देखते हैं। इस कविता में कौन किसको संबोधित कर रहा है? लेखक अपनी माँ को संबोधित कर रहा है? बिल्कुल नहीं, लेखक अपनी माँ को नहीं। लेखक के रूप में कोई एक बच्चा है जो अपनी माँ को संबोधित कर रहा है। लेखक के रूप में एक बच्चा अपनी माँ को, बिल्कुल सही जवाब है, यही उत्तर हो जाएगा। लेखक नाविक की माँ को, बिल्कुल गलत, इनमें से कोई नहीं, ये तो गलत होगा। लेखक के रूप में एक बच्चा अपनी माँ को संबोधित कर रहा है कि हे माँ, ऐसी ऐसी बात है, आप बुरा न मानो तो मैं बड़ा होकर एक नाविक बनूंगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लेखक नाविक क्यों बनना चाहता है? वह नदी पार के सौंदर्य का आनंद उठाना चाहता है, वह हल चलाना चाहता है, वह नदी की यात्रा का मजा लेना चाहता है, या इनमें से कोई नहीं। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए, वह नदी पार के सौंदर्य का आनंद उठाना चाहता है, तो बिल्कुल सही है। आपने काव्यांश पढ़ा तो इस काव्यांश में भी यही बात भली भांति जो है, यही बात भली भांति दर्शाई गई है कि वो बच्चा जो है वो नदी पार के खूबसूरत से मुग्ध है। ठीक है, तो इसलिए आंसर कौन सा सही हो जाएगा? वह नदी के पार के सौंदर्य का आनंद उठाना चाहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नावों की बांझों की खूंटी से क्यों बांधा गया है? नावों को बांधों की खूंटी से क्यों बांधा गया है? ताकि कोई दूसरा व्यक्ति नाव न ले जाए। नाविक ऐसा ही करते हैं, कहीं लहरें नाव को बहा कर न ले जाएं, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लहरें नाव को न बहा कर ले जाएं इसीलिए उनको बांधा जाता है। चौथा है, कविता में पुनरुक्त शब्द। पुनरुक्त शब्द का मतलब अगर एक ही प्रकार के 2 शब्द साथ साथ आ जाते हैं, जैसे धीरे धीरे, गांव गांव, तो ये क्या हो जाता है? पुनरुक्त शब्द कहते हैं इनको। तो कौन कौन से आए हैं? दूर दूर, ऊंची ऊंची, या दूर दूर ऊंची ऊंची दोनों, या गाय बैल। तो हम जरा पैसेज देख लेते हैं। पैसेज में देखिए, दूर दूर एक जगह दूर दूर दिया हुआ है और ऊंची ऊंची भी कहीं दिया है क्या? यहाँ देखिए ऊंची ऊंची दिया है, तो आपने कहा दूर दूर ऊंची ऊंची दोनों हो जाएगा, है ना। तो हमने कहा दूर दूर ऊंची ऊंची, ये सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में कह रहे हैं, तैर कर जाते हैं उस पार। पंक्ति में तैर कर शब्द को पहले रखा गया, क्यों? क्योंकि यह क्रिया शब्द पहले आते हैं, कविता में क्रिया शब्द पहले आते हैं। लेखक तैरने पर बल देना चाहता है या लेखक तुक मिला रहा है? देखिए, तैर कर जाते हैं उस पार, जब कविता में जब ये कह रहे हैं, इसका मतलब इनका ये आशय है कि भाई जो तैरना है, विशेष रूप से तैरने पर ये बल दे रहे हैं, जोर दे रहे हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। इस प्रकार से पद्यांश के 5 प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। अगला प्रश्न है, संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो। इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमिक, श्लेष, उत्प्रेक्षा। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रास अलंकार, तो बिल्कुल सही जवाब है। अनुप्रास अलंकार जो है उसका डेफिनेशन ये होता है कि जब एक ही वर्ण की आवृत्ति, शब्द की नहीं, वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इसके देखिए ध ध स, है ना, तो बार बार आवृत्ति होती है तो उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। एक ऑप्शन दिया है यमक अलंकार। अभी इसी अनुप्रास अलंकार का तरण तनुजा तन तनु तमाल तरुवर बहु छाए, है ना, तो ये जो है अनुप्रास अलंकार का भेद होता है। अब यमक अलंकार क्या होता है? यमक अलंकार वो अलंकार होता है जिसमें एक ही शब्द बार बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, यही खाए बोरा जग उपाय बोरा, है ना।
श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार में क्या होता है, एक शब्द एक बार आता है लेकिन उसका प्रयोग कई जगह अलग अलग तरीके से हो जाता है, आता एक बार है। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान का जो है कि अभेद आरोप कर दिया जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार जैसे मनो मानो जनो जानो अगर आता है तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार का भेद होता है। अगला प्रश्न, करुणावाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम है, विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उपविराम, विवरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह या अर्धविराम। देखिए करुणावाचक कोई भी बात आती है तो उसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, ये अर्धविराम का रूप होता है, जिसको हम सेमीकोलन अंग्रेजी में बोलते हैं, ये होता है अर्धविराम। अगला, श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है, 10, 20, 30, 40। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी यानी 20 तो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए कामता प्रसाद गुरु जी द्वारा पूछा गया ये जो विराम चिन्हों की संख्या है ये बार बार लगातार परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है, और उनमें से कुछ विराम चिन्हों के जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज लोग होते हैं, जैसे ये हमने कामा लगा दिया, कामा का मतलब क्या हुआ, अल्प विराम। अब हमने सेमी कॉलन लगा दिया, इसका मतलब होता है अर्ध विराम। अब हमने ये कॉलन लगा दिया तो इसका मतलब होता है उप विराम, और ये फुल स्टॉप लगा दिया तो ये हो जाता है पूर्ण विराम। ठीक है, तो अल्प विराम, अर्ध विराम, उप विराम, पूर्ण विराम। अब एक चीज़ और आपने देखी होगी, कोई लाइन आप लिख रहे हैं ऐसे लिखते जा रहे हैं, कुछ बात अगर छूट जाती है तो ऐसे करके हम ऊपर लिख देते हैं, इसको क्या कहते हैं, कौन सा विराम चिन्ह, तो इसको हम कहते हैं हंस पद। क्या बोलते हैं, हंस पद बोलते हैं। ठीक है, अच्छा आपने देखा हो जैसे डॉक्टर लिख रहे हैं, डॉक्टर, तो इसके बाद यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं ना, तो ये जो है ये कौन सा विराम चिन्ह है, तो इसको हम कहते हैं लाघव चिन्ह। क्या बोलते हैं, लाघव चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा कुछ और महत्वपूर्ण है उसको भी जरा सा देख लेते हैं। और महत्वपूर्ण में क्या हो जाता है, और महत्वपूर्ण में हो जाता है आपसे कहते हैं भाई कि ये जो ऐसे 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 है ना, कोई अगर आपने बात बोल दी कि राम के द्वारा दिया गया धन, एक लाइन में आपने लिख दिया, और इसके बाद अगला लाइन लिख लें श्याम के द्वारा दिया गया धन, तो श्याम के द्वारा दिया धन के लिए आप ऐसे 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 कर देते हैं ना, तो इसको हम कहते हैं पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। क्या कहते हैं, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, है ना। और अगर यही हम ऐसे और फिर ऐसे बनाएं तो इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कामा। हिंदी में इसको बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। क्या बोलते हैं, उद्धरण चिन्ह, या तो फिर अवतरण चिन्ह बोलते हैं, है ना। इसको दोहरा उद्धरण चिन्ह बोलते हैं, जब एक होता है उसे एकल उद्धरण चिन्ह कहते हैं। ठीक है, जो प्रमुख थे वो हमने बता दिए हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। योग रूढ़ शब्द कौन सा है, योग रूढ़ शब्द, पीला, घुड़सवार, लंबोदर या नाक। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब है लंबोदर। योग रूढ़ शब्द है, लंबोदर का मतलब भगवान श्री गणेश जी हो जाते हैं, लंबा है उधर जिनका अर्थात श्री गणेश जी। देखिए अब ये योग रूढ़ शब्द होता क्या है, रचना के आधार पर जो शब्द होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। बहुत ध्यान से ये प्रकार तो एकदम रट लीजिएगा, अभी मैं पूरा बताता हूँ आपको। रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है रूढ़, और एक अभी ये जो दिया है योग रूढ़, है ना, और एक होता है यौगिक। ठीक है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। चलिए अब रूढ़ का मतलब वो शब्द हो जाते हैं जो कि परिवर्तित है। जैसे अब यहाँ नाक कह दिया ना, तो नाक जो है वो रूढ़ शब्द है, इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। पीला जो है परिवर्तन नहीं किया जा सकता, है ना। कमल कह दिया, कमल में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, तो ये रूढ़ शब्द हो जाएंगे। अब जैसे यौगिक जो है, यौगिक मतलब 2 शब्दों को जोड़कर बना, जैसे घुड़सवार, विद्यालय, ये क्या हो जाएगा, यौगिक शब्द। अब योग रूढ़ में ही भी योग होता है, 2 शब्दों का योग होता है, लेकिन वो किसी एक के लिए रूढ़ हो जाता है, उसके अलावा उसका कोई मतलब नहीं निकलता। अगर हमने लंबोदर कह दिया यानी लंबा है उधर जिनका, अर्थात हम केवल और केवल किसको कहेंगे, श्री गणेश जी को ही कहेंगे, और किसी को हम लंबोदर नहीं कह सकते, चाहे किसी का कितना बड़ा पेट हो, लेकिन हम उसको लंबोदर नहीं कह सकते। हम कहते हैं जलज। जलज अगर हमने कह दिया तो जल में जन्म लेने वाला कौन, बहुत सारे जीव होते हैं जल में जन्म लेने वाले, लेकिन हम केवल कमल कहेंगे। जलज का मतलब क्या होता है, कमल होता है। तो जब 2 शब्दों को मिला करके और कोई तीसरा अर्थ निकले जो रूढ़ हो जाए, उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। आई होप बात समझ में आ रही होगी। ये रचना के आधार पर शब्द होते हैं। वैसे पूरे शब्द की चर्चा करते हैं हम। शब्द क्या होते हैं, शब्द जो होते हैं वो विशेषतः किसी भी वाक्य में प्रयोग किए जाने के लिए पद होते हैं वो। ठीक है, अब शब्द मूलतः कितने प्रकार के होते हैं, तो हम कहेंगे शब्द मूलतः जो होते हैं
वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सार्थक, एक होता है निरर्थक। निरर्थक में कोई पार्ट नहीं होता है, सार्थक को 4 आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। पहला स्रोत के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा रूप या प्रयोग के आधार पर, चौथा अर्थ के आधार पर। अब ध्यान समझिएगा, सारी बातें लिखते चलिएगा। जो स्रोत या इतिहास है इसके आधार पर पांच शब्द होते हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। जो रचना के आधार पर होते हैं वो 3 शब्द होते हैं, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। रूप या प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के शब्द होते हैं। वो कौन से होते हैं? वो होते हैं विकारी और अविकारी। विकारी, अविकारी। विकारी अविकारी वही होता है। विकारी शुरुआत के 4 विकारी होते हैं, मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विकारी होते हैं। और अंत के 4 जो होते हैं यानी क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, ये क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। और अंत का अर्थ के आधार पर 4 होते हैं। ये 4 कौन से होते हैं? एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। ठीक है, ये पूरा का पूरा शब्द समाप्त होता है। ठीक है, तो इतनी बातें। अगर आपको जो है कि फिर से देखना है तो थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड करके फिर से देख लीजिए, लेकिन सारे के सारे पार्ट जितने हैं, जितने मैंने आपको भेद बताए हैं, ये भेद परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, जानलेवा है, खतरनाक है, ध्यान दीजिएगा। तो सब के सब अच्छे से कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? पौधा, पुस्तक, सहायता, लड़का। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी सहायता तो बिल्कुल सही जवाब है। अब देख लीजिए, पौधा को पौधे कह सकते हैं, पुस्तक को पुस्तकें कह सकते हैं, लड़का को लड़के, लेकिन सहायता को सहायते कह सकते हैं क्या? आपने कहा बिल्कुल नहीं। तो सहायता जो है कि हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? नीली साड़ी संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक या सार्वनामिक विशेषण? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी गुणवाचक तो बिल्कुल सही जवाब है। नीली साड़ी, साड़ी संज्ञा है और नीली विशेषण है, यानी इसको विशेषण कहेंगे, इसको विशेष्य कहेंगे, विशेषण विशेष्य। तो आपने कहा नीली, ये क्या है? गुणवाचक। कौन सा विशेषण है भाई? गुणवाचक विशेषण है। अब विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो आपने कहा 4 प्रकार के, और चारों के चारों प्रकार यहाँ सामने आपके दिए गए हैं। गुणवाचक, सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण, चारों प्रकार के होते हैं। गुणवाचक में आता है नीला, काला, भूरा, हरा, ठिगना, मोटा, पतला, है ना, अच्छा, बुरा, ये सारे सारे गुणवाचक विशेषण होते हैं। सार्वनामिक विशेषण कौन से होते हैं? यह, वह, है ना, ये सार्वनामिक विशेषण होते हैं। जैसे यह आदमी, अब आदमी तो संज्ञा है, आदमी के पहले यह आ गया तो वो विशेषण हो जाएगा। कैसा विशेषण? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। परिमाणवाचक, अब मैंने कहा कि 2 किलो चावल दे दो, तो 2 किलो चावल जो है परिमाण है ना, मात्रा है ना, तो आपने कहा ये क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक। बहुत सारा धन, तो आपने कहा परिमाणवाचक विशेषण। और वहीं मैंने संख्यावाचक, मतलब मैंने कहा 2 आलू दे दीजिए, 5 आदमी जा रहे हैं, ठीक है, तो ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। एक बात और कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने कहा 2 किलो चावल, है ना, तो आप कहेंगे ये तो संख्यावाची आपने बोल दिया। नहीं, देखिए 2 किलो चावल की जब मैंने बात करी तो यहाँ पे किलो जो है ये मात्रा का भाव दे रहा है ना। मैंने कहा 2 किलो आलू, तो ये क्या है? ये जो किलोग्राम है ये मात्रा का भाव दे रहा है, ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं कहता 2 आलू दे दीजिए तो वहाँ संख्यावाची चला जाता, लेकिन 2 किलो आलू कहेंगे तो यहाँ कहा क्या चला जाएगा? कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा परिमाणवाची विशेषण में चला जाएगा। अगला, निम्न में से सकर्मक क्रिया छांटिए। चकना, सोना, मुस्कुराना, लिखना। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी लिखना तो बिल्कुल सही जवाब है। सकर्मक और अकर्मक क्रिया को फाइंड आउट करने के लिए, चेक करने के लिए बेस्ट तरीका है कि आप 2 प्रश्न पूछ लीजिए, क्या, किसको, ठीक है, और जब उत्तर मिल जाए तो सकर्मक है, नहीं मिले तो सकर्मक नहीं है, अकर्मक है वो। लिखना, आप पूछो क्या लिख रहे हो तो कुछ न कुछ जवाब मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? हिंदी लिख रहा हूँ, अंग्रेजी लिख रहा हूँ, कविता लिख रहा हूँ, कहानी लिख रहा हूँ, तो आपने कहा लिखना जो है वो सकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम पूछेंगे क्या लिख रहे हो तो कुछ न कुछ जवाब मिल जाएगा, तो इसलिए सकर्मक। सोना, है ना, हम पूछे किसको सो रहे हो, क्या, तुम क्या सो रहे हो, इसका कोई जवाब नहीं मिलेगा। तुम क्या मुस्कुरा रहे हो, तुम किसको मुस्कुरा रहे हो, इसका भी जवाब नहीं मिलेगा। चकना, चकना मतलब चकित होना, तुम क्या चकित हो रहे हो, है ना, तुम किसको चकित हो रहे हो, तो इसका जवाब नहीं मिल पाएगा। जब जवाब नहीं मिलेगा तो ये तीनों के तीनों अकर्मक हैं, और जिसका जवाब मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? मनोविज्ञान, व्यंजन, विसर्ग, यड़, दीर्घ।
यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी विसर्ग संधि तो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए संधि होते हैं 3, स्वर व्यंजन विसर्ग, ठीक है। अब डायरेक्ट हम बात करते हैं इस नियम के जिस नियम से मनोविज्ञान बना हुआ है। देखिए नियम क्या कहता है कि यदि विसर्ग के पहले अ है, विसर्ग के पहले अ है और उसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा या पांचवा वर्ण आ जाए या य र ल व ह आ जाए, क्या आ जाए, य र ल व ह आ जाए, तो ये जो विसर्ग है ना, ये जो विसर्ग है ये पलट के ओ हो जाता है। क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। जैसे मनोविज्ञान है ना, तो मैंने कहा मनः धन विज्ञान, है ना, क्या बोला मैंने, मनः धन विज्ञान। अब देखिए विसर्ग के पहले अ है कि नहीं, नौ में अ जुड़ा हुआ है ना, तो विसर्ग के पहले अ हो गया और उसके बाद व आ गया, तो ये विसर्ग क्या हो जाएगा, विसर्ग का ओ हो जाएगा। तो ये मनः विज्ञान मनोविज्ञान हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और मैं आपको देता हूँ, वो एग्जाम्पल आप देखिए एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से आप समझ जाएंगे। आपसे कहा गया, मैंने कहा यशः धन दा, ठीक है, तो यहाँ पे विसर्ग के पहले अ है और इसके बाद द कौन सा, किसी भी वर्ग का तीसरा है, त थ द, तीसरा वर्ड आ गया ना, तो इस विसर्ग का ओ हो जाएगा और ये हो जाएगा यशोदा। क्या हो जाएगा, यशोदा। एक और मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, मनः धनरथ, मनः धनरथ। अब विसर्ग है, विसर्ग के पहले अ है और इसके बाद य र ल व ह आ गया ना, तो आपने कहा मनोरथ, ये क्या हो जाएगा, मनोरथ हो जाएगा। आई होप यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरीथिंग। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण है, भुजदंड, माखन चोर, भला बुरा या चतुर्भुज। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही जवाब है। द्विगु समास जो होता है, द्विगु समास कहता है कि यदि प्रथम पद क्या हो, संख्यावाची हो, तो हम द्विगु समास हो जाएंगे, है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्रथम वर्ड कौन सा हो जाएगा, संख्यावाची। और द्विगु समास का उत्तर पद प्रधान होता है, यह बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, गो का अनेकार्थी शब्द क्या है, इंद्री, काठा, कवाज, पक्षी। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए इंद्रिय तो बिल्कुल सही जवाब है। गो का पर्यायवाची जो होता है, सॉरी अनेकार्थी जो है इंद्रिय, मतलब गो मतलब इंद्रिय भी कहते हैं। गो का और भी मतलब होता है, गो का मतलब गाय भी होता है, गो का मतलब पृथ्वी भी होता है, गो का मतलब नदी होता है, तारे होते हैं, आकाश होता है। गो का इतना मतलब होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंद्रिय तो होता ही होता है, गाय, पृथ्वी, है ना, इसके बाद जो है कि तारे, आकाश, नदी, ये सारे के सारे गो के अर्थ होते हैं। अगला प्रश्न, बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। मतलब एक नायक एक नायिका से कह रहा है बालों को खोलकर यूं ना चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज, यानी अंधेरा हो जाता है आपकी बालों से। ये तो बहुत ही ज़्यादा अतिशयोक्ति की बात कर दी ना। तो कौन सा अलंकार है, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, यमक। साफ साफ दिख रहा है कि भाई कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। अगला प्रश्न, मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द का क्या है, मोक्षकामी, मौक्तिक, मुमुक्ष, मुमुक्षी। मोक्ष की कामना करने वाले के लिए एक शब्द है मुमुक्षु। अगर यहीं आपसे पूछता मोक्ष की कामना तो आप कहते हैं मुमुक्षा, है ना। ऐसे ही एक प्रश्न पूछा आता है आपसे युद्ध की इच्छा रखने वाला, तो आपने कहते हैं युयुत्सु। क्या बोलते हैं, युयुत्सु। और अगर युद्ध की इच्छा रखना तो युयुत्सा, ठीक है। अगला प्रश्न, सही वाक्य चुने यानी शुद्ध वाक्य चुने। वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। पंक्चुएशन से संबंधित सवाल है ये, और आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि भाई यहाँ पे जो है कि क्या सही प्रयोग हुआ है। तो आपने कहा भाई वाह, आप आश्चर्यचकित हो रहे हैं ना, तो इसके लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग अति आवश्यक है। वाह कितना सुंदर दृश्य है, बाकी तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अब ध्यान समझिएगा, एक बात और जरूरी है समझना, वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो ये कितना आ गया, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगना चाहिएगा, बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। ये प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, ये आश्चर्यचकित हुए हैं, और जब आश्चर्यचकित हुए हैं तो वहाँ प्रश्न पूछने की बात नहीं आती है, वहाँ पे वो अपने भाव को व्यक्त कर रहे हैं। तो वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अब ये देख लेते हैं जरा सा कि विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक जो शब्द होते हैं
विस्मयादिबोधक वाक्य भी कह सकते हैं, विस्मयादिबोधक अव्यय होते हैं मूलतः ये। तो अव्यय कितने होते हैं ये पूछा था आपसे सवाल में, तो अव्यय होते हैं 4। कितने होते हैं? 4 अव्यय होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है क्रिया विशेषण, है ना, दूसरा होता है समुच्चय बोधक, तीसरा होता है संबंध बोधक और चौथा होता है विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो अव्यय कितने होते हैं? 4 होते हैं। और इस चारों अव्ययों में एक पार्ट होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक हमने लगा दिया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहे हैं भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली भाषा कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, तमिल या फिर उर्दू? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिंदी। भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली, जायज़ सी बात है, इसको बिना देखे आप आंसर कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली हिंदी होती है। हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी हमारी राजभाषा है। क्या है? राजभाषा है। राजभाषा जो कि अनुच्छेद 343(1) में रखा गया है, यानी क में रखा गया है, और 14 सितंबर 1949 का दिन था जब इसे संविधान में स्थान दिया गया और हिंदी को राजभाषा कहा गया। राष्ट्रीय भाषा नहीं, राजभाषा कहा गया है। और 14 सितंबर से ही निकल के आया है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 14 सितंबर के बाद आप देखेंगे तो अगर कहें विश्व हिंदी दिवस बताओ तो आप कहेंगे 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और हिंदी की आदि जननी कौन सी है? तो आप कहेंगे माता संस्कृत है। ठीक है, अगला प्रश्न, आंख में गड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गौर से देखना, मन में खटकना, सहन न कर पाना या कोई बात नहीं? सही उत्तर हो जाएगा मन में खटकना। आंख में गड़ना का अर्थ होता है मन में खटकना। कोई मन में खटकता रहता है तो उसको हम कहते हैं भैया आंखें में गड़ रहे हो तुम। ठीक है, तो आपने कहा आंख में गड़ना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा मन में खटकना। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ पे ढेर सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। मैं गारंटी आपको देता हूँ यदि आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो किसी भी हिंदी की परीक्षा में 95% से अधिक अंक आप हासिल करेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।